हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज caused by a living thing like a germ or insect or the environment like pollution that harms other living beings. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दरअसल एक ऐसा मसला होता है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। पहला जानदार दूसरे जानदार पर हावी होता है और उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता है। पहला जानवर जो दूसरे जानवर पर अटैक करता है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, वो एक जरासीम भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट कीड़ा भी हो सकता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टेप्स की अगर बात करें तो पहले आता है डिटेक्शन, नोटिसिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप होता है डिटेक्शन का, कि डिटेक्ट करना कि आया कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट द प्रॉब्लम क्लोजली, मसले को करीब से जानना, देखना, उसे परखना। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं? मेकिंग अ स्मार्ट गेस अबाउट द आंसर, मसले का जो हल है उसके मुतालिक हम एक गेज यानी कि एक अंदाजा लगाते हैं कि आया कि इस मसले का ये आंसर या फिर ये हल हो सकता है कि नहीं। तो स्मार्ट गेज कहलाता है, यानी कि अंदाजा लगाना किसी मसले के मुतालिक, किसी मसले के हल के मुतालिक कोई अंदाजा लगाना हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन में प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इफ द गेस इज राइट। हाइपोथेसिस में हमने जो अंदाजा लगाया होता है वो अगर करेक्ट होता है तो डिटेक्शन में उसके बाद आता है, हाइपोथेसिस के बाद आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन में फिर हम उस गैस बदल के उस अंदाजे के राइट होने पर प्रिडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर मजीद अपने हाइपोथेसिस देते हैं, जो कि डिटेक्शन कहलाता है। उसके बाद हम उस हाइपोथेसिस उस डिटेक्शन पर मजीद काम करने के लिए, उसे मजीद करेक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेस्टिंग द गेस टू सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, उस मसले के हल के लिए हाइपोथेसिस डिटेक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं, उस अंदाजे को परखते हैं कि आया कि ये सही है या नहीं है, ये आगे काम कर सकता है कि नहीं। उसके बाद आती है थ्योरी। थ्योरी क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट के बिना पर, टेस्ट के ऊपर यानी बेस्ड ऑन टेस्ट हम एक एक्सप्लेनेशन, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम थ्योरी कहते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ में हम क्या करते हैं? फाइंडिंग अ फाइनल अनचेंजिंग रूल ऑफ नेशन। लॉ कहते हैं कानून को, एक कानून नाफिज किया जाता है साइंटिफिकली, साइंसी तौर पर एक कानून नाफिज किया जाता है कि फला प्रॉब्लम है और उसका फला आंसर है, यानी कि एक फाइनल अनचेंज रूल बताया जाता है नेचर का, जिसे हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। इन शॉर्ट, सादा अल्फाजों में बात की जाए तो द बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक डिटेक्टिंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल जो मेथड है ये एक किस्म का साइंटिफिक डिटेक्टिव प्रोसेस होता है, एक अमल होता है, यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स, जिसको इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जानदारों के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक साइंटिफिक डिटेक्टिव प्रोसेस होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, जो कि जानदारों से होने वाले मसाइल के हल के लिए इस मेथड पर अमल किया जाता है। जिसमें पहला स्टेप है रिकग्निशन। स्टेप्स, अब हम स्टेप्स को बारी बारी तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल से। स्टेप वन आता है, स्टेप वन का नाम है रिकग्निशन, फाइंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ढूंढना कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इट इज। अ साइंटिस्ट नोटिसेस समथिंग इज रॉन्ग इन नेचर। एक साइंसदान रिकग्निशन में, इस पहले स्टेप में साइंटिस्ट एक मसले को नोटिस करता है नेचर में, कुदरत में, फितरत में। हाउ दे यूज देयर फाइव सेंसेस।
साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके उस मसले को ढूंढते हैं, नोटिस करते हैं। 5 सेंसेस जैसे सीइंग देखना, स्मेलिंग के थ्रू, बू के थ्रू, टचिंग छूने के जरिए, हेयरिंग सुनने से, टेस्टिंग चखने से, टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो साइंटिस्ट एक मसले की रिकग्निशन के लिए, उसे ढूंढने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2 जो कि ऑब्जर्वेशन है। गैदरिंग क्लूज यानी कि क्लूज को गैदर करना, अंदाजे लगाना, मुशाहिदात करना मसले के मुतालिक। वंस दे फाइंड अ प्रॉब्लम, साइंटिस्ट जब एक प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं, दे स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो वो उस मसले के मुतालिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में लग जाते हैं, उसके मुतालिक मालूमात को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देयर आर 2 ways टू डू दिस। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स तो होते हैं। पहली जो टाइप है वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसको लुक एंड फील ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज, मसले की क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज के मुतालिक बात की जाती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप, एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, नोटिसिंग दैट सम प्लांट्स लुक येलो एंड ड्राई, ठीक है। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ प्लांट्स जो कि पीले, येलो और खुश्क है, वाइल अदर लुक्स ग्रीन एंड हेल्थी, और दूसरे इनके बरक्स जो दूसरे प्लांट्स हैं वो ग्रीन और हेल्थी नजर आ रहे हैं। तो ये जो नोटिसिंग है प्लांट्स की लुक की, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द नंबर्स ऑब्जर्वेशन भी इसको कहा जाता है, डिटेल्स विद नंबर्स एंड काउंटिंग। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम नंबर्स और काउंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, काउंटिंग एग्जैक्टली 10 sick plants and 40 healthy plants। ऊपर हमने क्या किया, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज को देखा, प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। यहां पर उनकी तादाद को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन प्लांट्स में से 10 प्लांट्स जो हैं सिक हैं, यानी कि बीमार हैं, और 40 जो हैं वो क्या है, हेल्थी हैं, सेहतमंद है। तो ये जो क्वांटिटेटिव है, गिनती वाली, नंबर्स वाली, कि 10 प्लांट्स जो हैं वो सिक है यानी बीमार हैं और 40 हेल्थी है, ये फिर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती है। स्टेप 3 हाइपोथेसिस, द स्मार्ट गेस, अंदाजे लगाना, मसले के मुतालिक अंदाजे लगाना हाइपोथेसिस कहलाता है। आफ्टर गैदरिंग क्लूज, ऑब्जर्वेशन के बाद अ साइंटिस्ट मेक्स अ स्मार्ट गेस टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्जर्वेशन के बाद एक साइंसदान एक अंदाजा लगाता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मसला क्या है और क्या हो रहा है। व्हाट इज इट, हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ पॉसिबल आंसर टू अ प्रॉब्लम, एक पॉसिबल आंसर होता है, पॉसिबल जवाब होता है, मुमकिना जवाब होता है एक मसले का, हाइपोथेसिस। इट इज अ लॉजिकल बट इट हैजंट बीन टेस्टेड येट, यानी एक मंतकी जवाब होता है एक मसले का, लॉजिकल आंसर होता है, लेकिन इसको टेस्ट फिल वक्त नहीं किया जाता। तो एक ऐसा पॉसिबल आंसर, एक ऐसा लॉजिकल आंसर जो अभी तक टेस्ट नहीं किया गया हो, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद है प्रेडिक्शन या डिटेक्शन। प्रेडिक्शन बोले या डिटेक्शन बोले, एक ही चीज के दो नाम हैं।
Once a biologist have several possible explanations hypothesis for a problem, जब एक बायोलॉजिस्ट मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस एक मसले के मुतल्लिक देता है, दे पिक वन दे थिंक इज लाइकली ट्रू। उन तमाम हाइपोथेसिस में वो एक हाइपोथेसिस को उठाता है, यानी पिक करता है, लेता है, और उसके मुतल्लिक वो किसी हद तक श्योर होता है कि ये ट्रू हो सकता है, सही हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है। एंड यूज लॉजिक टू इमेजिन व्हाट द रिजल्ट्स शुड लुक लाइक। दिस लॉजिकल स्टेप इज कॉल्ड डिटेक्शन और प्रेडिक्शन। ये जो लॉजिकल स्टेप होता है, यही स्टेप, यही लॉजिकल मंतकी जो मरहला होता है, लॉजिकल स्टेप होता है, ये डिटेक्शन या प्रेडिक्शन कहलाता है। यानी तमाम हाइपोथेसिस में, बहुत से हाइपोथेसिस में किसी एक हाइपोथेसिस को, एक अंदाजे को उठाना, पिक करना, जिस पर साइंसदान को या बायोलॉजिस्ट को ये यकीन हो, काफी हद तक ये यकीन हो कि ये सही हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है, वो प्रेडिक्शन और डिटेक्शन कहलाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, अहम नुकात क्या है इस प्रेडिक्शन और डिटेक्शन के? इट इज अ स्पेसिफिक आइडिया टू हाउ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक आइडिया होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। द लॉजिकल टेस्ट, ये एक लॉजिकल टेस्ट होता है। इफ यूजेस एंड इफ देन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इफ एंड देन वाला प्रोसेस होता है, फॉर्मेट टू कनेक्ट द हाइपोथेसिस टू एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हाइपोथेसिस को प्रेडिक्शन और डिटेक्शन के साथ कनेक्ट करने के लिए यानी कि हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन को कनेक्ट करने के लिए इफ एंड देन वाला लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्रेडिक्शन और डिटेक्शन माना और कहा जाता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अगर सिंपल हाइपोथेसिस की एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम बात करें तो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पास पर होते हैं उड़ने के लिए। डिटेक्शन, अगर हम इसी सेंटेंस में डिटेक्शन डाल दे, ठीक है, तो वो कुछ यूं हो सकता है कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम जो परिंदे हैं उनके पास विंग्स हैं, देन अ स्पैरो मस्ट हैव विंग्स, तो एक स्पैरो के पास भी विंग्स होने चाहिए, या फिर उसके पास विंग्स जरूर होंगे। ठीक है, तो ये इफ देन वाला जो कंडीशन होता है वो प्रिडिक्शन और डिटेक्शन में आता है। अगर समरी की हम बात करें प्रिडिक्शन या डिटेक्शन की, तो डिटेक्शन इज अ टेकिंग अ जनरल गेज एंड टर्निंग इट इनटू अ स्पेसिफिक। यानी अगर हम समरी की बात करें तो प्रेडिक्शन भी हाइपोथेसिस की तरह एक आम अंदाजा होता है जो एक मसले के हल के लिए लगाया जाता है। यानी किसी हद तक प्रेडिक्शन, डिटेक्शन और हाइपोथेसिस किसी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट, जिसे हम टेस्टिंग भी कहते हैं, मसले को परखना। दिस इज द स्टेज where you find out if your guess hypothesis is actually right। ये वो लम्हा होता है, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा, टेस्टिंग, परखना, ये वो लम्हा होता है जहां पर हमें पता चलता है कि हमने जो अंदाजे लगाए हैं, हाइपोथेसिस लगाए हैं, आया कि वो दुरुस्त है कि नहीं। ट्रायल एंड एरर, इस दौरान ट्रायल एंड एरर वाला मसला हो सकता है। यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू सी इफ द हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। हाइपोथेसिस सही है या गलत, यानी हमारे अंदाजे, मसले के मुतालिक जो हमने अंदाजे लगाए हैं वो सही हैं या गलत, ये हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चलता है। अगर सही है तो एक्सपेरिमेंट हमें बता देता है, अगर एक्सपेरिमेंट करेक्ट हुआ तो हाइपोथेसिस करेक्ट है, और एक्सपेरिमेंट्स में कुछ खराबियां आई तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो हाइपोथेसिस, हमने जो अंदाजा लगाया है, जो हाइपोथेसिस हमारा वो क्या है, फॉल्स है, गलत है। कीप और टॉस, इफ द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द हाइपोथेसिस इज रॉन्ग,
अगर एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर देता है, ये साबित कर देता है कि हाइपोथेसिस रॉन्ग है, इट इज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। एंड अ न्यू वन इज मेड, फिर एक नया हाइपोथेसिस बनाकर उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो ऑन, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है बार बार किए जाते हैं हर किस्म के हाइपोथेसिस, हर किस्म के अंदाजे के मुताबिक, जब तक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट का करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं मिलता। यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, अगर वो रॉन्ग होता है तो उसे रिजेक्ट किया जाता है, अगर वो सही होता है तो फिर उसे एक्सेप्ट किया जाता है और आगे स्टेप्स की जानिब बढ़ा जाता है। इफ द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द हाइपोथेसिस इज राइट, इट इज एक्सेप्टेड। वही बात हुई, अगर हाइपोथेसिस, अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है कि हाइपोथेसिस रॉन्ग है तो उसे रिजेक्ट किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि हाइपोथेसिस, हमारे जो अंदाजे मसले के मतलब जो हमने अंदाजे लगाए हैं वो अगर राइट है, करेक्ट है, तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। रिपीटेबिलिटी, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स मेनी टाइम्स। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस, एक करेक्ट हाइपोथेसिस को हासिल करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से तजुर्बात करते हैं। टू बी एब्सोल्यूट श्योर ऑफ द रिजल्ट बिफोर रीचिंग अ फाइनल कंक्लूजन। उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी होती है। एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग के बाद साइंटिफिक थ्योरी की बारी आती है। When a hypothesis passes many experiments, जब एक हाइपोथेसिस को बहुत से तजुर्बात से गुजारा जाता है, and cannot be proven wrong, और वो हाइपोथेसिस रॉन्ग नहीं होता बल्कि करेक्ट, हर बार करेक्ट होता है, it becomes a scientific theory, फिर उसको क्या माना जाता है, साइंटिफिक थ्योरी माना जाता है, उसे साइंटिफिक थ्योरी की कैटेगरी में ले जाया जाता है। Staying power, a theory stays valid as long as there is no evidence against it. थ्योरी एक पुख्ता रिजल्ट होता है जो मसले का हल बताता है, जो कभी चेंज नहीं होता, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। प्रोडक्टिव थ्योरी, अ गुड थ्योरी कॉल्ड अ प्रोडक्टिव थ्योरी, एक अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है। इज वन दैट आंसर्स biological problems and inspires scientists to come up with even more new ideas and hypotheses. यानी कि थ्योरी जो है ना, एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है जिस पर तमाम जो साइंटिस्ट है, साइंसदान है, बायोलॉजिस्ट हैं, वो एक साथ मुत्तफिक होते हैं और उसी को ही एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर, जवाब और हल माना जाता है। साइंटिफिक थ्योरी के बाद बारी आती है साइंटिफिक लॉ की। इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स द टेस्ट ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय अदर साइंटिस्ट, जब थ्योरी सर्वाइव कर जाती है टेस्ट यानी तजुर्बात और मुशाहिदात के जरिए, एक थ्योरी जो बार बार करेक्ट माना जाता है जिसको, फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। Nature's rule, laws are considered permanent facts of nature that are always true. ठीक है, कानून, साइंटिफिक यानी साइंसी जो कानून होता है वो एक परमानेंट फैक्ट होता है, एक मुस्तकिल फैक्ट होता है नेचर का, जो हमेशा सच होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, there are short simple statements and scientists all over the world agree on. Scientific laws छोटे सिंपल यानी सादे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको तमाम साइंसदान, दुनिया के तमाम साइंसदान जिन पर राजी होते हैं, उनको मानते हैं, उनको हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। जैसे अगर हम साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल की बात करें, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक इंसान था, एक बंदा था, साइंसदान था, जिसने इनहेरिटेंस के मुतल्लिक एक लॉ पेश किया था। उसने ये बताया था कि हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। उसने एक तजुर्बा किया था जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं या मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। उसमें
मेंडल ने क्या किया था कि उसने ये बयान किया था कि कैसे जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, फिर उसके वही एक्सपेरिमेंट्स प्रूवन यानी साबित हुए कि मेंडल ने जो तजुर्बात किए हैं वो 100% करेक्ट हैं, जिसको बाद में साइंटिफिक लॉ माना गया। ठीक है, और फेमस एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक लॉज इन बायोलॉजी, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक मशहूर एग्जांपल्स हैं, मशहूर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर हैं, एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक लॉ के बायोलॉजी में। यानी बायोलॉजी में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को साइंटिफिक लॉ के तौर पर, मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेहतरीन एग्जांपल है साइंटिफिक लॉ के। A big difference. A theory is well supported explanation. थ्योरी जो होती है वो एक वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन होती है एक मसले का, लेकिन अ लॉ इज अ कंस्टेंट अनचेंजिंग रूल ऑफ नेचर। लॉ जो होता है ना, अनचेंजिंग रूल होता है नेचर का, ये कभी चेंज नहीं होता। एक मर्तबा ये फिक्स हो गया, फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंजिंग, कोई रद्दोबदल बाद में नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अनचेंजिंग रूल ऑफ नेचर होता है।